तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। ये सफर किसी किताबी परिभाषा से नहीं बल्कि सीधे चेन्नई शहर की गलियों से शुरू होता है। अच्छा, तो कहानी कुछ यूं है कि हमारे साथ हैं अम्मू और कुमार। वो दोनों चेन्नई में बस से कहीं जा रहे हैं और उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो जितनी आम है उतनी ही अजीब भी। और वो चीज़ है पानी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक इंसान के पास तो मतलब पानी की कोई कमी ही नहीं है और दूसरी तरफ कोई है जो सिर्फ 3 बाल्टी पानी के लिए घंटों तक इंतजार कर रहा है। चलिए इस गुत्थी को ना साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अम्मू और कुमार के साथ हम भी बस से उतरते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम मिलते हैं श्री राम गोपाल से। वो एक सीनियर सरकारी अफसर हैं, एक बड़े से बंगले में रहते हैं, लॉन भी है और उनके नलों में दिन के ज्यादातर वक्त पानी आता रहता है। उनके लिए पानी कोई मसला है ही नहीं। अब एक दूसरी तस्वीर देखते हैं। ये है सुब्रमण्यम, एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ सरकारी पानी हर 2 दिन में बस एक बार आता है। तो गुजारा करने के लिए उन्हें हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करके प्राइवेट पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। फिर आते हैं शिवा, जो किराए के मकान में रहते हैं। यहाँ तो हालत और भी मुश्किल है। सोचिए 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है। पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि वो बेचारे अपने परिवार को भी अपने साथ चेन्नई नहीं रख पा रहे। और पीने का पानी, वो तो बॉटल खरीद कर ही पीना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें पद्मा तक ले जाती है। वो एक झुग्गी बस्ती में काम करती हैं। यहाँ 30 परिवारों के लिए सिर्फ एक नल है और वो नल भी दिन में 2 बार खुलता है, बस 20-20 मिनट के लिए। अंदाजा लगाइए उनके परिवार के हिस्से में मुश्किल से सिर्फ 3 बाल्टी पानी आता है। तो एक ही शहर और पानी को लेके ये 4 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। ऐसा क्यों है? इस असमानता की जड़ क्या है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके बिना हमारी आज की जिंदगी चल ही नहीं सकती। और इनकी खास बात यह है कि जब ये सुविधा किसी एक के लिए बनती है तो इसका फायदा बहुत सारे लोग एक साथ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल बना तो पूरे मोहल्ले के बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। और देखिए यहीं पर सरकार और प्राइवेट कंपनियों के बीच का जो सबसे बुनियादी फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। सरकार का काम है लोगों की भलाई करना, उनको सर्विस देना। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां तो हैं ही पैसा कमाने के लिए, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। ये जो सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, इन सब पर तो भारी खर्चा होता है। तो सरकार के पास ये सारा पैसा आता कहाँ से है? तो जवाब है हम लोगों से ही। सरकार हमसे जो इनकम टैक्स, जीएसटी जैसे अलग अलग टैक्स लेती है, उसी से ये सारे काम होते हैं। हाँ, साथ में पानी या बिजली जैसी सुविधाओं के लिए एक छोटा सा चार्ज भी लिया जाता है ताकि सिस्टम ठीक से चलता रहे। तो क्या पानी सिर्फ एक सुविधा है या फिर ये इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर है? चलिए इस पर जरा और गहराई से बात करते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले एक पल के लिए ये सोचते हैं कि अगर किसी को साफ पानी ना मिले तो उसकी असली कीमत क्या होती है। तो ये मामला सिर्फ थोड़ी सी असुविधा का या लंबी लाइनों में खड़े होने का नहीं है। नहीं, ये तो सीधा सीधा जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में हर रोज, जी हाँ हर रोज, लगभग 1600 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और वजह सिर्फ ये कि उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता। ये चौंकाने वाली बात है। मामले की इसी गंभीरता को देखते हुए हमारे संविधान ने और हमारी अदालतों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। साफ पानी का अधिकार जीने के अधिकार यानी राइट टू लाइफ का ही एक जरूरी हिस्सा है। ये आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसे लागू भी किया जाता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है महबूबनगर का केस। वहां किसानों ने शिकायत की कि एक फैक्ट्री उनके पानी में केमिकल डालकर उसे जहरीला बना रही है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जिला कलेक्टर को सीधा आदेश दिया कि हर इंसान को रोज 25 लीटर साफ पानी मिलना ही चाहिए। तो अगर सरकारी सिस्टम, जैसा हमने चेन्नई में देखा, ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई और रास्ता है, कोई बेहतर तरीका है? अक्सर एक तर्क सामने आता है कि अगर सरकार से काम नहीं हो रहा तो इसे प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना चाहिए। लेकिन क्या सच में निजीकरण ही हर मर्ज की दवा है?
चलिए दुनिया से दो अलग-अलग उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है बोलिविया। वहां पानी का निजीकरण हुआ तो कीमतें आसमान छूने लगी और लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ है ब्राजील का शहर पोर्टो एलेग्रे। वहां सरकारी जल विभाग ने इतना बढ़िया काम किया कि आज हर किसी के पास साफ पानी पहुंचता है, वो भी बहुत कम दाम पर। और ऐसी कामयाबी की कहानियां सिर्फ विदेशों में नहीं, अपने देश में भी हैं। मुंबई का वाटर डिपार्टमेंट अपने ही रेवेन्यू से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हैदराबाद ने करप्शन पर लगाम लगाकर पानी की सप्लाई बेहतर कर दी और खुद चेन्नई ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाकर जमीन के नीचे पानी का लेवल सुधारा है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, जरूरी नहीं कि सरकारी सिस्टम को हटाकर ही कोई हल निकलेगा। हल उसे सुधारने में भी हो सकता है। अगर काम में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और लोगों की भागीदारी हो, तो सरकारी संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और करती भी हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर पानी हर इंसान का मौलिक अधिकार है, तो फिर ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इसे खरीद सके? इस जरूरी सेवा की लागत और हर इंसान के अधिकार के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए?